फिर से स्वागत है दर्शकों आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर आज के हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य देव की राशि परिवर्तन को लेकर। आप सब जानते हैं एक महीने में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और अब वह अपनी नीच राशि यानी तुला राशि पर संचरण करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, आम जनमानस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, केवल मनुष्यों पर ही ग्रह गोचर का प्रकृति पर भी पूर्ण रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। मेष से मीन राशि पर्यंत क्या समाचार यहाँ पर रहने वाला है, उसी को लेकर मैं आपके साथ आज के एपिसोड में चर्चा करूंगा। लेकिन एक निवेदन आपसे रहेगा, मैं देखता हूं कि बहुत सारे दर्शक जो कार्यक्रम को देखते हैं उनमें से काफी हद तक लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में शायद संकोच करते हैं। मुझे लगता है आपका स्नेह और चैनल को प्यार मिलता हुआ हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्नेह हमें मिलेगा। तो हम लोग आज की फटाफट बिना समय गंवाए चर्चा हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और नीच राशि में जाएंगे, ऐसे में कुछ लोगों को यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी होगी, जबकि 4 राशियां ऐसे हैं जिन पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। नीच भंग राजयोग कैसे बनता है इसको लेकर मैं स्वतंत्र अलग से चर्चा कर चुका हूं, इसलिए उसके हिसाब से मैं आज एपिसोड में ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, प्रभाव क्या रहेगा उस पर पूरा फोकस रहेगा। देवगुरु बृहस्पति, एक निवेदन और करूंगा, अपनी राशिफल को आप लोग सुने उससे पहले खासकर मेरे कार्यक्रम को आप देखते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्रारंभिक के 2-4 मिनट तो आप जरूर सुने, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं उसका बेस जो आपकी राशि पर मैं बताने वाला हूं उसका बेस मैं आपको पहले 2-4 मिनटों में बता देता हूं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप शुरू के 2-4 मिनट जरूर देखा करें। तो देखिए, इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, सूर्य भगवान तुला राशि पर ट्रांसिट करेंगे, जबकि देवगुरु मकर राशि पर नीच होकर पहले ही विचरण कर रहे हैं। ऐसे में क्या फल रहेगा? अब सूर्य नीच हो रहे हैं, कार्तिक का महीना है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच के हैं, आप बड़े धैर्य से समझें, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का फलादेश करते हैं कुंडली में, तो आप ये मान के चलें कि हम 3 आधार लेते हैं। सबसे पहले हम जन्मकालिक आधार लेते हैं, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय ग्रह स्थितियां क्या थी। दूसरा आधार हम लेते हैं कि विंशोत्तरी महादशाएं अब क्या कह रही हैं, और तीसरा आधार हम लेते हैं गोचर का। तो आज बंधुओं, हम गोचर पे जब यहां चर्चा करेंगे तो आपको अपनी जन्म कुंडली का आधार देखना परम आवश्यक हो जाता है। खासकर जो बच्चे इस समय जन्म लेंगे जब तुला नीच के होंगे, तुला में सूर्य होंगे, नीच के होंगे सूर्य, ऐसे बच्चे, अच्छा सूर्य जब नीच के होते हैं या अच्छे होते हैं उसका प्रभाव क्या रहता है, सबसे पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है, वैसे हमारे ज्योतिष के अंदर तो उसे ग्रह माना गया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आपने सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहते हुए आपने बहुत लोगों से कई बार सुना होगा, क्योंकि वो एक प्रत्यक्ष देवता ऐसे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष पर हम बिलीव नहीं करते हैं। भाई, कैसे बिलीव नहीं करते हो? ज्योतिष प्रारंभ होती है सूर्य और चंद्र से। क्या आप सूर्य और चंद्र पर बिलीव नहीं करते हैं? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम हर किसी को मानना पड़ेगा, और केवल मानने से नहीं, थोड़ा जानना पड़ेगा। जब हम जानेंगे तो हमारी निष्ठा बढ़ेगी, हमें बात समझ में आ जाएगी। केवल उस बात पर मत जाएं। कई लोग भ्रमित कर देते हैं, दिग्भ्रमित कर देते हैं, डराते हैं, लेकिन ज्योतिष डराने का नहीं, डर को भगाने का नाम ज्योतिष है। समस्या उत्पन्न करने का नहीं, समस्या का समाधान ज्योतिष है। अब हमें समझना होगा कि ज्योतिष है क्या। तो दर्शकों, इसलिए हमें इस चीजों को समझना होगा। जब राशि परिवर्तन कोई भी ग्रह करता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर मान लो सूर्य की स्थिति कमजोर है, मैं उपाय भी आपको अंत में बताने वाला हूं सभी राशि को, लेकिन अगर सूर्य आपके जन्मकालिक समय में भी नीच के थे, या जो बच्चे अब कार्तिक में जन्म लेंगे सूर्य जिसकी कुंडली में भी नीच का होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा उच्च मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते। कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड जितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो नीच के सूर्य में होती हैं। उसमें और भी हमें चीजें देखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि वही नीच का जो सूर्य है वह नीच राज भंग योग का निर्माण, जैसे कि अभी गोचर में हो रहा है, अगर ऐसे ही जन्मकालिक आधार पर भी वहां नीच भंग हो रहा है तो फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं नजर आएंगे। अब यही हमें समझने की बात है। हमने देख लिया नीच है, लेकिन अगर नीच भंग हो रहा हो तो वो
वो अत्यतम श्रेष्ठ फलदायक होता है। फिर ऐसे में मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, धन, वैभव अतुलनीय उसको प्राप्त होता है। कब? जब वो नीच भंग हो रहा हो। आज हम उसी कार्यक्रम में गोचर को लेकर वही सेम चर्चा कर रहे हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी यहाँ समझा देता हूँ कि इसकी ट्रांजिट की जो स्थिति है कब हो रहा है, कितने बजे ग्रह परिवर्तन होंगे, उसको भी बता देता हूँ। साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो हमारी चंद्र कुंडली यानी चंद्र राशि के आधार पर रहने वाला हो। यदि आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में पता नहीं है, अपनी राशि के बारे में पता नहीं है, तो आप बोलते हुए नाम के आधार पर भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 17 तारीख को सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 17 अक्टूबर को मध्याह्न 1:15 बजे के लगभग इनका राशि परिवर्तन होगा। कन्या से तुला राशि पर चले जाएंगे। जहां बुध के साथ बैठे थे वहां बुध के घर से अब शुक्र देव के घर यानी अपनी नीच राशि के अंदर यह विद्यमान होंगे। लगभग 1 महीने का क्रम रहेगा। वहां 16 नवंबर तक यहीं विराजित रहेंगे। 1 महीने का हलचल क्या रहने वाला है उसी पर हम लोग मेष राशि से शुरू कर लेते हैं। देखिए, मेष के हिसाब से देखें तो ग्रह गोचर की स्थिति आप मान के चलें कि सप्तम भाव के अंदर विराजित होंगे सूर्य और पंचम भाव के मालिक बनकर के होंगे। पंचमें नीच हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनकी शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। माता पिताओं को भी थोड़ा सजग रहना होगा। संतान पक्ष को लेकर के यहाँ चिंताएं बढ़ सकती हैं। जो बच्चों के लिए, संतति के लिए प्लान कर रहे थे उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासकर जिन बच्चों का जन्म होगा उनको भी यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और कुछ उपाय भी वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसको सुझा सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि सही लग्न के अंदर भी उनका जन्म हो सके। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। उपाय मंत्र में सभी को बताने वाला हूं, सबको बताऊंगा। वृषभ राशि की हम बात कर लेते हो तो कन्या 6ठे भाव के अंदर तुला में इनका संचरण होगा। अब यहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। अब आपके लिए जो है यहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ है, जबकि आपके षष्ठम भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं। 6ठे भाव के अंदर सूर्य का बैठना उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अब बात वही आ गई। लेकिन यह नीच भंग राजयोग का जब निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ पर इफेक्ट गलत रहेगा, लेकिन हाँ, धन के मामले में यहाँ अत्यंत आपको लाभ होगा। तो वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी खबर है। तृतीय राशि यानी हम मिथुन की बात कर लेते हैं। आपका संचरण काल 5वें भाव के अंदर होगा और जब सूर्य यहाँ पर संचरण करते हुए आएंगे तो पंचम भाव का मतलब आप समझते हैं, शिक्षा का भाव है, कहीं ना कहीं जो है संतति का भाव है, ज्ञान की हम यहाँ से जो है यहाँ से विचार कर लेते हैं। तो ऐसे में जब पंचम भाव पर नीच के सूर्य होंगे तो पंचम भाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आ सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई हायर एजुकेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा आप ले रहे हैं, तो आपको इस दशा काल में विशेष मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। मेहनत बढ़ जाएगी लेकिन रिजल्ट डाउन आ सकता है, ठीक है ना। संतति के मामले में बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं भी हैं संतति को लेकर, क्योंकि ये भी संतति का ही पार्ट है, और जो माताएं, जो बहनें गर्भवती हैं और खासकर जो प्रारंभिक चरण से गुजर रही हैं उनको खासकर यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के। कर्क राशि के अंदर जो है चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य नीच के रहेंगे। जहां आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें, थोड़ा धन हानि की भी स्थिति बन सकती है, लेकिन एक चीज है, थोड़ा सजग होकर के आपको कोई भी खर्च करना है तो आप सजग होकर करें, प्लानिंग के साथ करें। वैसे यहाँ पर आप कुछ चीजों को जुटा भी सकते हैं। भाई धन की दो ही गति है, या तो वेस्ट हो सकता है या इन्वेस्ट में बदल सकता है। तो आप खर्च को कहीं ना कहीं इस हिसाब से धन का व्यय करें कि ताकि आपको धन का लॉस ना हो। आपको यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, आपको कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होने का संयोग बन सकता है, समझ रहे हैं। धन कहीं मिसयूज आपका हो सकता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए तृतीय भाव के अंदर ये पराक्रम भाव के अंदर जो है सूर्य नीच हो रहे हैं। पराक्रम यहाँ पर बढ़ेगा, आपका मेहनत बढ़ सकता है, मेहनत के साथ साथ रहमत बढ़ेगी, और खास बात यह है कि धन भाव के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। नीचभंग राजयोग का आपकी राशि पर भी निर्माण हो रहा है, और ऐसे में
जब ये तृतीय भाव के अंदर नीच होकर के बैठेंगे तो आप एक चीज यहां पर मान के चलें कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप लोग मजबूत होंगे, लेकिन यहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, चाहे अपने मित्रों के साथ में हो, चाहे पारिवारिक जनों के साथ में हो। तो आपको थोड़ा सा ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय भी मैं अंत में सभी राशियों को बताने वाला हूं, तो आप भी सुन सकते हैं लास्ट में। अब हम बात कर लेते कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए सेकंड हाउस के अंदर जो है ये ट्रांजिट रहेगा। परिवर्तन काल जो है द्वितीय भाव के अंदर धन भाव में सूर्य का नीच होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। अब फाइनेंशियली लॉस कैसे होगा कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बड़ा सोच समझ करके करना है। कोई खरीदारी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, खरीदना चाहिए सामान, लेकिन आपको देख कर खरीदना होगा। हो सकता है आपका पैसा वहां खराब चला जाए। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जब आपके धन का हानि का योग बन सकता है। इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सजग रहना होगा। हम बात अगर तुला राशि की कर लेते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस पर ही यानी लग्न पर ही आपका सूर्य जो है नीच के हो जा रहे हैं। ऐसे में आप एक चीज मान करके चलें, कहीं ना कहीं मान सम्मान में यहाँ पर आपको कमी नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी कहीं ना कहीं खलल व दखल उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए खासकर मैरिड लाइफ में आपको तनाव मुक्त रहने के लिए अपनी वाणी को संयमित रखना होगा। अति उत्तेजित होकर के किसी भी कार्य को आपको नहीं करना है। अपने दाम्पत्य जीवन में आप खुशी चाहते हैं तो आप मौन आदि शस्त्र धारण घर में करें। किसी भी प्रकार से पार्टनर, चाहे लव पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इन सबके साथ भी तनातना की स्थिति बनी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको सजग व सावधान रहकर यह समय काटना चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के लिए गोचर काल द्वादश के अंदर रहेगा और द्वादश में यहाँ सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे, जबकि फिर भी नीच भंग का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। बात अगर करें, आपको सरदर्द की समस्या बनी रह सकती है। कहीं ना कहीं सर पर किसी चीज का चोट भय बना रह सकता है, उसका खतरा बढ़ सकता है। आपको उपाय क्या करने वो भी मैं अंत में सभी राशियों को बताने वाला हूं। आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा, लेकिन धन के मामले में आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नीच भंग आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाने वाला है। हम धनु की बात कर लेते हैं तो धनु के अंदर जहां 7.5 का प्रभाव चल रहा है, आपके एकादश भाव के अंदर सूर्य नीच की ओर है। एक तरफ 7.5 की समस्या से गुजर रहे हैं, दूसरा इधर धन हानि के योग बन सकते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत आपको अब फिलहाल नहीं करनी चाहिए, उसको आपको टाल देना चाहिए। कोई नई यात्राएं करने वाले, कहीं विशेष आप जाना चाह रहे हैं तो आपको फिलहाल टाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार से नए काम की शुरुआत आपको फिलहाल नहीं करनी चाहिए। कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जिसमें आप विशेष अतिथि के रूप में आप सम्मानित हो रहे हैं या विशेष अतिथि के रूप में आप वहां जा रहे हैं, तो आपको बड़े संयमित रूप से अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। खासकर राजनीति में जैसे बड़ी संख्या में आप लोगों को कहीं किसी को जन संबोधन करना है तो खासकर वाणी का संयम आपको रखना चाहिए, नहीं तो यह हानि का योग यहां पर बनाएगा। अगर हम बात करते हैं मकर के हिसाब से, तो आपके दशम के अंदर ही गोचर करेंगे सूर्यदेव, नीच होकर के करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं राजकीय कार्यों में दखल उत्पन्न हो सकती है। प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिलहाल आप शांत रहें तो ज्यादा अच्छा है। आपको कोई विशेष प्रयास यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच से दूर है फिलहाल, इसलिए आप शांत रहें और समय की प्रतीक्षा करें। कोई विशेष कार्य, खासकर जो ठेकेदारी के अंदर जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हानि और अपमान की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए आपको सजग रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोर्ट आदि के मुकदमे चल रहे हैं, किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इस समय अपने हाथ पैर पटकने की जरूरत नहीं है, कारण कि इस समय आपके पक्ष में फैसलों का निर्णय नहीं आने वाला है, इसलिए फिलहाल उसको समय को टाल ही देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि के लिए। कुंभ के लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, भाग्य स्थान में होगा। कहीं ना कहीं आपके भाग्यवर्धक होकर के यहाँ पर सूर्यदेव बने हैं, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा भी नजर आएगा। लेकिन बड़े ध्यान से आपको कार्य करना है। किसी भी कार्य में अति संयोक्ति आपको नहीं करनी है और अति आत्मविश्वास में आकर के भी कार्य को नहीं करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपका कार्य बिगड़ भी सकता है। जहां नीच भंग के हिसाब से स्थितियां कुछ अनुकूल भी हैं, लेकिन वहीं सूर्य नीच के भी हैं और भाग्य स्थान में हैं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। नीच भंग आपको अच्छा भी देगा, भाग्योदय भी देगा, पैसा भी देगा, यश भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपमानित होने का भी योग बना रह सकता है।
मीन के अंदर अगर हम बात कर लें तो आपके अष्टम भाव में सूर्य जा रहे हैं। मीन वालों को बहुत संतोष करना पड़ेगा, बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश के अंदर सूर्य आपके नेत्रों में समस्या उत्पन्न कर सकता है, आपके बालों में समस्या उत्पन्न कर सकता है, आपके मस्तिष्क में ज्वर रह सकता है। टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेना है। जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं तनाव ग्रस्त रहते हैं, या जिनको कहीं ना कहीं सरदर्द की समस्या बनी रहती है, माइग्रेन आदि की समस्या है, उन लोगों को इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो प्रारंभिक दौर से गुजर रहे हैं उसकी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से आपको इस समय काटना होगा। कहीं ना कहीं मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि में कमी आ सकती है, ठीक है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। अति उत्साहित होकर के कोई कार्य आपको नहीं करना है। विशेष कार्यों के लिए अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको फिलहाल टाल देना चाहिए। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन पर्यंत। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करना चाहिए सभी राशि के लिए। सभी राशि के लिए बहुत सरल उपाय बताऊंगा। प्रातः कालीन भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। तांबे का लोटा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है, और कुछ भी उसमें नहीं डालना है, सिर्फ रोली और लाल फूल आप डाल सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, दो मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रमकांड में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटा हो, सूत्रात्मक हो, लेकिन बिल्कुल सही हो। विधि तद विधि प्रणिपाते न, तो विधि सही होनी चाहिए, चाहे शॉर्टकट हो। उसके अलावा आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। विधि और विधान के साथ कैसे पाठ किया जाता है और कैसे पाठ करना है, उसको बहुत इजी करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दर्शकों, आप बने रहें और फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत। धन्यवाद।